ओके, हम आगे बढ़ते हैं। जितने लोग सेशन सुन रहे हैं और वो आराम से बैठ सकते हैं और आंखें बंद 2-4 मिनट के लिए कर सकते हैं तो जरूर कर लीजिए। भैया, किसी की आवाज आ रही है, अनम्यूट कर सकते हैं बाकी सबको? ओके, तो जितने लोग अभी सेशन सुन रहे हैं और शुरुआत करें उससे पहले थोड़ी समय के लिए आंखें बंद कर सकते हैं तो जरूर कर लीजिए। रीढ़ की हड्डी को हम सीधा रखेंगे। एक सामान्य सांस भरे, ओमकार के लिए सांस भरे। अम, 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरवन्दितपादपद्मम् हाँ भाई, वीडियो स्टार्ट हो गया। लोके जरारोगभयमृत्युनाशम् धातारमीशं विविधौषधीनाम्। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनामधिगमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव एवरीवन। तो आज दोपहर को 2 बजे हम सब लोग मिले हैं नाड़ी विज्ञान को थोड़ा सा। सब लोग जानते हैं नाड़ी को, सबके हाथों में होती है, सब जगह पे दुबकती रहती है। उसी का कुछ विज्ञान है जो विविधता भरा है। विज्ञान उसी को कहते हैं ना कि जो विविधता भरा हो। तो भारत के हर एक हिस्से के अंदर नाड़ी विज्ञान कुछ अलग अलग एंगल से देखा गया है। तो हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं सुना है कि 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर होती है। जो ट्रैक है सारे कुछ, कहीं ना कहीं जो परिवहन हो रहा है, जो दिख रहा है वो या नहीं दिख रहा है वो भी, जो फ्लो है उसको, ट्रैक है उसका, उसको नाड़ियां कहते हैं। तो नाड़ी विज्ञान का महत्व वैसे आयुर्वेद के अंदर तो है ही, लेकिन स्पिरिचुअल पाथ में भी कुछ अलग से है। तो हम अभी जो बात बात कर रहे हैं वो आयुर्वेद के एंगल से, कि हमारे शरीर के अंदर जो भी कुछ घटनाएं घटित हो रही है, कोई स्वस्थ हो रहा है, कोई बीमार हो रहा है, तो उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाए उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा है। जितना मैं जान पाया हूँ उतनी थोड़ी चर्चा कर पाऊंगा। अगर आप कुछ और जानते हैं तो हमें भी जरूर बताएं। तो नाड़ी विज्ञान वैसे कहा जाता है कि ये परंपरा शिव से शुरू हुई। नाड़ी विज्ञान का मूल अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि सबसे अगर कोई बेस्ट नाड़ी वैद्य था तो रावण था, जिन्होंने अपने रावण कृत नाड़ी तंत्र भी लिखा हुआ था। उसके बाद रेफरेंस में देखा जाए तो कणाद यानी कि कणाद करके एक ऋषि हो चुके हैं। उन्होंने नाड़ी विज्ञान के बारे में काफी कुछ लिखा। बाद में भाव प्रकाश है, योग रत्नाकर है, और सारंगधर शास्त्र के अंदर भी कहीं ना कहीं रेफरेंस थोड़ा सा मिलता है।
लेकिन ये जो सारा कुछ लिखा गया तो वैसा है कि भाई वायु की गति होगी तो वो सर्प जैसी होगी, अगर पित्त है तो वो उसकी गति है तो वो कौवे जैसी होगी या तो मेंढक के जैसी होगी। कफ अगर बड़ा है तो उसकी गति है वो हंस की तरह होगी। तब जब मैं पहली बार, जब मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं पहली बार नाड़ी परीक्षण सीखने के लिए गया तो थोड़ी मन के अंदर था कि भाई ये हंस कैसे चलता है वो तो देखा नहीं है, लेकिन पहली बार सीखने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि जब ये सारे ऋषि मुनियों ने लिखा तो वो जंगल के अंदर रहते थे। भैया जो चूल्हे उसको अनम्यूट म्यूट कर सकते हैं क्या वैसा, अनीश जी? ओके। तो अम, जो नाड़ी तंत्र लिखा गया, जो कणाद ऋषि ने जो भी लिखा या तो रावण को जो भी किताबें मिलती है जो शास्त्र का रेफरेंस है, उसके अंदर तो कहीं ना कहीं कोई पशु की है या तो कोई पक्षी की गति लिखी है कि वो किस हिसाब से चलता है, उस हिसाब से अगर आपकी नाड़ी के अंदर गति मिले तो उनको ये डिसीज हो सकता है, या तो उसको वो डिसीज है इसलिए उसकी नाड़ी की गति इस हिसाब से है। तो दिमाग में ये मेरे रहता था जब मैं आयुर्वेदा पढ़ रहा था, तो ये नाड़ी तंत्र लिखा तो है लेकिन कहीं पर सीखने का मौका मिल गया है। तब गुरु कृपा से मुझे इनविटेशन मिला था कहीं और से, किसी ऑटोप्लिंक टीचर का रेफरेंस मिला, उनसे बात हुई तो ऑटोप्लिंक आश्रम का रेफरेंस मिला। तो वहां पर गए और वहां पर थोड़ा समझ में आया कि हाँ, ये कौवे की चाल होती क्या है, मेंढक की चाल क्या होती है, तो थोड़ा प्रैक्टिकली समझ में आने लगा। लेकिन ये काफी गूढ़ रहस्य है, सिर्फ इतने से ही काम हो जाएगा वैसा नहीं। और तीतर की गति लिखी है तो वो कौन सी, मैंने तो नहीं अभी तक देखा है, शायद आपने लोगों ने देखा हो तो। पंखी ही नहीं देखा है तो उसकी चाल की बात ही नहीं कर सकते। तो ये जो सारा रेफरेंस जो लिखा गया है, उस समय सारे ऋषि मुनि रहते थे जंगल के अंदर, और उन्होंने किसी की नाड़ी देखी, उसके अंदर क्या डिसीज था वो देखा, और उसके बाद वो देखा कि ये कौन से पति पंखी या पशु की चाल की तरह है। उस हिसाब से उन्होंने रेफरेंस में लिख दिया कि हंस गति है तो आपके अंदर कफ भरा हुआ है, अगर हाथी जैसी गति से नाड़ी चल रही है तो आपके अंदर राजयक्ष्मा का डिसीज होने की संभावना बन चुकी है। तो ये जो सारा था तो इसको जानना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन एक ऋषि मुनियों ने उस समय भी लिखा था तो एक मेडिटेशन के स्तर पे लिखा, क्योंकि वो भी रोज मेडिटेशन कर रहे थे। और इसके नाड़ी विज्ञान के आदि देव अगर कहे कि ये ज्ञान कहाँ से आया, तो वो शिव से ही आया था। तो हमें अगर इस ज्ञान को अगर थोड़ा सा समझने का मन है तो मैं कहूंगा कि शिव उपासक हमें बनना पड़ेगा। दूसरा है कि हम सबको कहीं ना कहीं ध्यान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बुद्धि से हम देखेंगे तो थोड़ा हम उसकी नाड़ी के अंदर उसकी लय क्या है वो देख सकते हैं, उसका भार क्या है वो देख सकते हैं, नाड़ी फूल है या वो देख सकते हैं, उसकी रिदम को हम थोड़ा सा मैनेज कर समझ सकते हैं। लेकिन पूरा समझना है तो हम सबको ध्यान जरूर करना पड़ेगा। ये मेरा अनुभव है, और ऋषि मुनियों ने इसी अनुभव के साथ वो लिखा है। तो आज के समय के अंदर हम अगर हम देखें तो नाड़ी की महत्वता क्या है, तो काफी बार जैसे यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं कि जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ जुड़े हैं, चाहे वो एमबीबीएस किया है, बीडीएस किया है। हैंड रेज कर सकते हैं अपने, अगर कैमरा ऑन नहीं कर सकते तो वहां से भी। ओके, मुझे कोई सामने नहीं दिख रहा है, तो कितने लोग हैं यहाँ पर जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में जुड़े हैं? ओके, तो हमने लोगों ने जब भी प्रैक्टिस के लिए जुड़ते हैं तब काफी सारे एलोपैथिक, क्योंकि अभी समय तो उसी का है कि लोगों को वहां पर दिखता है कि कोई रिपोर्ट के अंदर कोई डायग्नोसिस लेके आया कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, ये रिपोर्ट में दिख रहा है। तो जो दिख रहा है वो आयुर्वेद के हिसाब से डिसीज का चौथा या पांचवा स्तर है। आयुर्वेद के हिसाब से रोग जो बनना शुरू हुआ तो उसका चौथा या पांचवा स्तर है, वहां से रिटर्न होना बहुत मुश्किल, और पांचवें स्तर से रिटर्न होना नामुमकिन जैसा होता है।
कि रोग जब बनना शुरू हुआ, उसके पहला स्तर है जो रेगुलर कोई मेडिटेटर व्यक्ति है, जो रेगुलर सालों से वो मेडिटेशन में जुड़ा है, तो उसकी बॉडी में थोड़ा सा चेंजेस हुआ, तो उसकी अवेयरनेस के साथ उसको समझ में आता है कि बॉडी में यहाँ पर कुछ चेंजेस हुआ। सेकंड स्तर पे थोड़ा सा और समझ में आता है। तीसरे स्तर पर हम कुछ सिम्टम्स के साथ कह रहे हैं कि जैसे सर्दी जुकाम होने को हो तो एक दिन पहले हमें गले में खराश होती है। बुखार आने का हो तो एक दिन पहले हमें कुछ सिम्टम्स दिखते हैं कि बॉडी एक मन कहता है कि कुछ प्रॉब्लम बन रहे हैं। चौथा स्तर यह है कि सिम्टम्स सामने से दिखते हैं कि बुखार आ गया, खांसी आ रही, तो पेशेंट सामने से आता है कि मुझे बुखार है, मुझे खांसी है, मुझे ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, इसकी आप ट्रीटमेंट करें। पांचवा स्तर ये है कि और उस समय पे नॉर्मली ब्लड डायग्नोसिस के अंदर वो हमें कहीं ना कहीं डायग्नोसिस में दिखता है चौथे स्तर के अंदर। और पांचवा स्तर वो है कि जहां पर अपनी हड्डियां, मसल्स, जो ठोस धातुएं हैं, जो सीटी स्कैन, पैट स्कैन, एमआरआई के अंदर जो डायग्नोसिस होता है, वो पांचवा स्तर है। और वहां पर जो डिसीज बन चुका है उसको रिटर्न थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हड्डियां डैमेज हो चुकी है, मसल्स कुछ डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो वहां से रिटर्न होना काफी मुश्किल है। वो चाहे एलोपैथी ट्रीटमेंट हो, चाहे होम्योपैथी ट्रीटमेंट हो, चाहे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो। तो नाड़ी विज्ञान की जरूरत तब है कि जब पेशेंट को थोड़े से सिम्टम्स नहीं दिखे हैं, तब हम उसको डायग्नोसिस कर सके कि भाई तेरी बॉडी में ये कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, अभी से समझ जाए। क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, ये पहला सूत्र है। दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमन, यानी कि जो स्वस्थ है वो स्वस्थ रह जाए, और जो बीमार है वो बीमारी से मुक्त हो जाए। ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। जैसे एलोपैथी साइंस आज कह रहा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन एलोपैथी साइंस के अंदर हमें डिसीज कब समझ में आता है कि जब वो सिम्टम्स के साथ बंदा जुड़ जाए, रिपोर्ट के अंदर डायग्नोसिस हो जाए, तब कहते हैं कि ये रोग हो चुका है। तो प्रिवेंशन कब करें? प्रिवेंशन के लिए हम देखें तो यहाँ पर अभी देखें तो एलोपैथी साइंस के अंदर काफी ज्यादा वैक्सीनेशन जरूर आई है। हमें कहा जाता है कि एक्सरसाइज करें, भोजन में ख्याल रखें, लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करें। ये सारे पहलू आयुर्वेद में लिखे हैं काफी अच्छे से। लेकिन डिसीज थोड़ा बहुत जो सिम्टम्स के साथ अंदर से आगे बढ़ रहा है, उसकी रोकथाम करने के लिए उसका निदान होना जरूरी है। और उसके निदान के लिए नाड़ी बहुत जरूरी है। जैसे हम लोगों ने जो आयुर्वेद में पढ़े हैं, तो सबको पता है कि अष्टविध परीक्षा है रोग के लिए। तो उसमें पहला लिखा गया है कि नाड़ी। और पहला इसीलिए लिखा गया है क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नाड़ी के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो जीव साक्षी नहीं है, कि वहां पर जीव है या नहीं है उतना नहीं, लेकिन उस जीव के अंदर क्या घटित हो रहा है उसका वो साक्षी है। तो वहां से उस व्यक्ति के शरीर, मन, इन दोनों स्तर पर क्या कुछ हो रहा है वो सब निदान हो सकता है। भावनात्मक स्तर का भी, मन के स्तर का भी, और शारीरिक स्तर का भी। और अगर कोई डॉक्टर या वैद्य ये निदान करना अगर सीख ले, तो पेशेंट के लिए बहुत इजी होता है। और पेशेंट के लिए एक आश्चर्य भी रहता है, क्योंकि आज के समय में ऐसे नाड़ी वैद्य बहुत कम है। पहले भारत के अंदर यही था, लेकिन आज बहुत कम है कि डॉक्टर सामने से कहे कि आपको ये प्रॉब्लम है। वरना क्या है कि एलोपैथी साइंस के अंदर हम पेशेंट सिम्टम्स बोल रहा है और डॉक्टर उस रिलेटेड कुछ डायग्नोसिस लिख रहे हैं, और वो डायग्नोसिस के अंदर कंफर्मेशन हो उस हिसाब से ट्रीटमेंट हो रही। तो आयुर्वेद की ये महत्ता है, थी, और ये रहने वाली है कि हम नाड़ी से उसके अभी शरीर के अंदर क्या घटित हो रहा है वो भी जान सकते हैं, और उसके रिलेटेड आगे क्या होने की संभावनाएं हैं उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये 100% नहीं होता है प्रिडिक्शन की, ये इसी मतलब ये दोष बड़े हैं तो आगे जाके यही रोग होगा, लेकिन वो हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और अगर पेशेंट को अगर हम गाइड करें और वो सलाह के साथ वो जुड़े और अपनी लाइफस्टाइल, भोजन के अंदर चेंजेस करे, तो उस रोग से वो बचने की संभावनाएं बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े मेरे ख्याल से सभी डॉक्टर हैं।
और मेडिकल फील्ड के अंदर मैं कहूंगा कि ये सबसे ज्यादा आज इम्पोर्टेंट है कि हम रोग की पहले से अगर हम डायग्नोसिस कर सके कि डिसीज आए उससे पहले डायग्नोसिस हो सकेगा, तब जाके हम उसकी रोकथाम कर पाए। डिसीज अगर चौथे या पांचवें स्तर पर है तो उसको रिवर्स करना काफी नामुमकिन जैसा हो चुका है। इसीलिए आज सोसाइटी के अंदर देखा जा रहा है कि कोई भी डिसीज पेशेंट का ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि वो डिसीज चौथे या पांचवें स्तर पर पहुंच चुका है और पेशेंट कंटिन्यू कुछ न कुछ मेडिसिन के साथ जी रहा है। मेडिसिन का डोज कभी बढ़ता है, कम होता है, चेंज होता है मेडिसिन फॉर्मेशन। तो चाहे वो एलोपैथी डॉक्टर है, चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, चाहे आप होम्योपैथी डॉक्टर हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में डॉक्टरी कर रहे हो, तो मैं कहूंगा कि सबको ये नाड़ी विज्ञान सीखने की आज जरूरत है फिर से। तो मेरा एक अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ पिछले 15 सालों का। मैं ऑटो क्लिनिक के साथ पिछले 15 सालों से एज ए नाड़ी वैद्य वर्क कर रहा हूँ। तो काफी सारे लोगों का ऐसा अनुभव रहा है कि डॉक्टर को इतना पता चल जाता है कि जो उनके शरीर में हो रहा है वो भी, उनके मन के अंदर कुछ स्पेशल कुछ चल रहा है तो वो भी। तो काफी बार लोग, पेशेंट पहली बार आया तो वो जरूर कहता है कि आप ज्योतिष भी हो क्या। तो ज्योतिषी मैंने न सीखा है, थोड़ी सी रुचि जरूर है, लेकिन वो सीखा कभी नहीं है। लेकिन पेशेंट के मुंह से जब ये शुरुआत में दिनों में सुना, तब मैं मुझे भी आश्चर्यकारक लगा कि इतना सटीक डायग्नोसिस है कि सामने वाले के बंदे को लग रहा है कि मुझे जो मेरे शरीर और मन में जो चल रहा है वो सामने वाले को सब कुछ पता चल रहा है। और वैसे डायग्नोसिस कि उसका रूट ऑफ कोज उनके मन के स्तर के अंदर जो चल रहा था विक्रम, वो किसी को कह नहीं सकते वैसा होता है। अगर उसके ऊपर अगर वर्क किया जाए तब वो पेशेंट के डिसीज जल्दी से ठीक होते हैं। अगर हम उसकी हिस्ट्री लेने जाए तो वो कभी भी वो सेंटेंस नहीं बोलेंगे जो उनके दिमाग में चल रहा है या तो उनके साथ हुआ हो चुका है। तो हम उस स्तर पर डायग्नोसिस कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इसके लिए ध्यान की आवश्यकता पहले। तो यहाँ पर जितने भी वैद्य या डॉक्टर जुड़े हैं, आप नाड़ी परीक्षण सीखे, बहुत अच्छा है। जितने लोग सीख चुके हैं अगर ध्यान नहीं कर रहे हैं तो पहले ध्यान करें। जो लोग सीखना चाहते हैं वो भी पहले से ध्यान करें। और अगर आप डॉक्टर हो, नाड़ी परीक्षण नहीं सीखना चाहते हो, फिर भी मैं कहूंगा मेडिटेशन जरूर करें। क्योंकि आप नहीं चाहोगे फिर भी, आपका इंटेंशन नाड़ी देखना नहीं होगा, फिर भी अगर आप रोज मेडिटेशन कर रहे हो तो आप कभी ना कभी इस ज्ञान के लिए अग्रसर जरूर जाओगे। और नाड़ी सब कुछ बताती है, अभी का भी, पहले का भी, और होने वाला भी। तो यहाँ पर हमें अभी का सिर्फ अगर हम समझ ले, फिर भी पेशेंट को हम हिल होने में मदद कर सकते हैं। और सभी डॉक्टर का नॉर्मली एक इंटेंशन होता है कि मेरे के क्लिनिक में जितने भी पेशेंट आए वो ठीक हो जाए, ये सब डॉक्टर का इंटेंशन होता है। और एक इंटेंशन ये भी रहता है कि वो पेशेंट अगर उनके पास आया ठीक हो जाए, और दूसरी बार कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उनको पहले याद करें। ये थोड़ा मन में कहीं ना कहीं रहता है। दूसरा है कि आयुर्वेद अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो जितने भी यहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर जुड़े हैं उनका एक अनुभव रहता है कि पेशेंट शुरुआत में कुछ मेडिसिन खाता है, 15 दिन हमने जो भी उनसे चर्चा की, जो हमने प्रश्नोत्तरी से जो उसका डायग्नोसिस किया और वो मेडिसिन उसको हमने प्रिस्क्राइब की, तो प्रॉपर डायग्नोसिस होता है, ट्रीटमेंट हमने लिखी है, पेशेंट खा रहा है। लेकिन काफी सारे डिसीज वैसे हैं कि वहां पर पेशेंट 15 दिन, महीना भर वो दवाई खाए तो उसके जो सिम्टम्स दिख रहे हैं उसके अंदर तुरंत रिजल्ट नहीं दिखने वाला, और दिखता भी नहीं है। तो पेशेंट महीने भर के बाद उस डॉक्टर को चेंज करके दूसरे डॉक्टर के पास पहुंचता है। ये सब लोगों का अनुभव रहता है। और अगर नाड़ी परीक्षण से उसका डायग्नोसिस किया और हमने सामने से कहा है कि आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उस पेशेंट की श्रद्धा डॉक्टर पर 3 महीना मिनिमम टिकती है।
इस बात के साथ सब लोग एग्री करते हैं। और उस पेशेंट की श्रद्धा अगर डॉक्टर के साथ टिक गई तो मिनिमम वो 3 महीना दवाइयां खाएगा और 3 महीने के अंदर उसके जो प्रॉब्लम थे वो काफी कुछ रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है, डॉक्टर के लिए तो है ही, लेकिन पेशेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि काफी सारे वैसे डिसीज है कि वहां पर क्योरिंग इजी नहीं है और सिम्टम्स तुरंत सेटल भी नहीं होते हैं, और वो पेशेंट डॉक्टर घूमता रहता है कि आज हमारे पास आया है, कल दूसरे डॉक्टर के पास है, 15 दिन के बाद और तीसरे डॉक्टर के पास है, और हर जगह पे वही ट्रीटमेंट हो रही है, लेकिन वो स्टेबल नहीं हो रहा है, तो उसका डिसीज क्योर होने की संभावना है कम। तो यहाँ पर पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है कि दोनों श्रद्धा के साथ जुड़ के वर्क कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट के लिए श्री श्री रविशंकर जी का एक सेंटेंस मैंने सुना है कि चिकित्सा तभी पॉसिबल है जब श्रद्धा और विश्राम दोनों साथ में जुड़े। विश्राम के साथ श्रद्धा में हम जुड़ते हैं तब जाके चिकित्सा पॉसिबल है। प्रयत्न के साथ चिकित्सा पॉसिबल बहुत कम है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, विश्राम और श्रद्धा ये दोनों जब जुड़ते हैं तभी डिसीज क्योरिंग पॉसिबल है, वरना डिसीज क्योर नहीं होता है। और श्रद्धा नाड़ी देखते ही पेशेंट की डॉक्टर पर आती है, और पेशेंट थोड़ा विश्रांत हो जाता है कि मुझे जो हो रहा है वो सब कुछ डॉक्टर को पता है, तब वो विश्राम में जुड़ता है और श्रद्धा उसके साथ थी, इसलिए उसको डिसीज क्योर होना बहुत इजी होता है। क्योंकि अभी समाज के अंदर वैसा है कि आयुर्वेद यूट्यूब पर, ट्विटर पर, हर जगह पे परोसा जा रहा है। सब लोग वैद्यों का अनुभव है ना, और यहाँ पर काफी सारे वैद्य उनका कहना भी होगा कि यूट्यूब पर देख के कोई बंदा अगर आयुर्वेद समझने जाए तो पागल हो जाएगा। क्या कहते हो सब लोग? और यही अभी सब पेशेंट का हाल है, क्योंकि उनको सारे सिम्टम्स पता है। आज डॉक्टर से ज्यादा पेशेंट के पास सारा नॉलेज है उस एक डिसीज का। इस बात के साथ सब लोग एग्री करते हैं। उसके पास एलोपैथी का भी नॉलेज होता है, नेचुरोपैथी का भी होता है, होम्योपैथी का भी होता है, आयुर्वेद का भी होता है, घरेलू नुस्खे भी उसको पता होते हैं, लेकिन फिर भी डिसीज क्योर नहीं होगा, क्योंकि इतना ज्यादा ज्ञान है, लेकिन श्रद्धा कहीं पर नहीं है और विश्राम बिल्कुल नहीं है। और हम डॉक्टर और वैद्यों का एक कर्म रहेगा और आगे जाके बहुत जरूरत होगी कि पेशेंट को दिमाग से वो हटाना पड़ेगा। क्योंकि मैं मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूँ, मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं मेरे खुद से ट्रीटमेंट करूं तो ठीक होना काफी मुश्किल होता है। मुझे किस पे पर श्रद्धा है, मैं उसको जाके कहूंगा कि मुझे सिम्टम्स है, मैं उसके पैर पकड़ूंगा, मैं उसके शरण में जाऊंगा श्रद्धा के साथ। अगर वो मुझे जो भी गाइडेंस दे तो विश्रांति के साथ बिना बुद्धि लगाए मैं अप्लाई करता हूँ, तभी जाके वो ट्रीटमेंट पॉसिबल होती है। हम सब डॉक्टर का ये अनुभव है। आ जाना। तो पेशेंट भी अभी इसी हाल में है कि उनको सारा ज्ञान है, लेकिन वो सरेंडरनेस नहीं पता, वो एक क्वेश्चन मार्क के साथ जी रहा है। और क्वेश्चन मार्क छुड़वाना ये हमारे हाथ में होने की कला में डेवलप करनी पड़ेगी, वरना उसके दिमाग में रोज नए दो उपाय आते हैं कि ये कर लो तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि जिसको भी प्रॉब्लम हुआ है उसको जल्दी ठीक होना ही है, उसका मन तो है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। तो उसके अड़ोस पड़ोस में भी लोग आएंगे और उसको कहेंगे कि ये अप्लाई कर, ये डॉक्टर को दिखा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। हम सबके पेशेंट का ये अनुभव रहा है ना कि पेशेंट घूमते रहते हैं। तो इसीलिए मैं तो कहूंगा, मैं नाड़ी के बारे में अभी तक मैंने बहुत कम बोला, लेकिन ये मैं प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ कि नाड़ी इंपॉर्टेंट आज के समय में क्यों जरूरी है। ये पेशेंट की श्रद्धा डॉक्टर पर टिकेगी तभी तो बात बनेगी। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वो श्रद्धा के साथ जुड़ता है तभी उसको ज्ञान सही समझ में आएगा। क्वेश्चन मार्क के साथ कभी ज्ञान नहीं जुड़ता है।
आश्चर्य के साथ यहाँ पर सब कुछ हो सकता है। तो बंदा आश्चर्य में तभी आएगा जब वैद्य या तो डॉक्टर सामने से कहे कि आपकी बॉडी में यहाँ यहाँ पर प्रॉब्लम हमें समझ में आएगी। तब जाके आप उसको कुछ भी कहोगे वो सारा कुछ अप्लाई करेगा। आपको तब तक लगेगा पेशेंट को हम भोजन के लिए परहेज दे रहे हैं लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो उसका रीजन है कि उनकी हमारे पर श्रद्धा काफी कम है। और आयुर्वेद के अंदर निदान परिवर्जन ये हमें सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आयुर्वेद नहीं, एलोपैथी के अंदर भी तो वही जरूरी है, होम्योपैथी के अंदर भी वही जरूरी है। चाहे आप किसी भी पैथी में जाओ, अगर रोग का जो कारण है उसके ऊपर आपने रोकथाम नहीं लगाई है तो वो डिसीज क्योर कैसे होगा। तो भारत के अंदर काफी अलग अलग प्रांत में अलग अलग तरीके से नाड़ी तंत्र सिखाया जाता है। आप नॉर्थ में जाओगे तो कुछ अलग है, साउथ में जाओ तो कुछ अलग है, आप पश्चिम की ओर जाओ, गुजरात की ओर आओ तो वहां पर भी कुछ अलग एंगल से नाड़ी सिखाई जा रही है। पूरब की ओर जाओ तो भी वहां पर कुछ अलग अलग परंपराओं के साथ ये नाड़ी तंत्र सिखाया जा रहा है। तो हमें जो ट्रेनर थे हमारे, मैं पिछले 15 सालों से जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो लोकेश भैया और निशा दीदी, इन दोनों ने पूरे इंडिया के अंदर काफी अलग अलग तंत्र के हिसाब से नाड़ी सीखी है। और उसका जो जूस है उन लोगों ने खुद अप्लाई किया है, उसके बाद हम लोगों को सिखाया। और मैं पिछले 15 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो वात पित्त कफ का डायग्नोसिस मतलब एक रमत जैसा बात है कि पेशेंट को कुछ भी मत पूछो, उसका वात पित्त कफ डायग्नोसिस तुरंत 10 सेकंड नहीं लगते हैं। और 2 सेकंड दे तो उनके सब दोषास डायग्नोसिस होते हैं। और अगर 2 सेकंड एक्स्ट्रा दे तो उसके धातु डायग्नोसिस कर सकते हैं। मतलब 15 से मैक्सिमम 30 सेकंड के अंदर उसका दोषास, सब दोषास और उसकी धातु डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके साथ में उसकी मन की स्थिति के अंदर वातपित्त कफ का क्या इन्वॉल्वमेंट है वो, और उसके इमोशंस के स्तर पे अगर कुछ डिस्टरबेंस है तो उसका भी उसी 30 सेकंड के अंदर डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। आप बताएं 30 सेकंड में कहां पर डायग्नोसिस होता है। भले ही हम उसके पर्टिकुलर सिम्टम्स डायग्नोसिस न कर सके, उसका पर्टिकुलर रोग का निदान न कर सके, क्योंकि आयुर्वेद में ये बहुत क्लियर से लिखा है चरक में कि भाई रोग का नाम पता न चले कोई बात नहीं, डॉक्टर बिल्कुल न घबराए, उसका वातित कफ का निदान कर लो, उसकी धातु का निदान कर लो, डायग्नोसिस हो गया। क्योंकि ट्रीटमेंट वातित कफ की हमें करनी है, जो डिस्टर्बेंस दोष और दुष्य को हमें सेटल करना, वही है ना जितने आयुर्वेदा डॉक्टर यहाँ पर है वो तो। Okay. तो ये जो है कि ये डायग्नोसिस करना, मैंने कहा ना 30 सेकंड, और 30 सेकंड के अंदर सचोट निदान कि भी आप उसके बाद में भले आधा घंटा अगर आप उसकी हिस्ट्री ले लो और जो डायग्नोसिस आए, और वो आप 30 सेकंड के अंदर डायग्नोसिस कर सकते हैं, और वो आप खुद उस पेशेंट को एक्सप्लेन करते हो तो पेशेंट एक आश्चर्य के साथ उस ट्रीटमेंट के साथ जुड़ सकता है। और मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं ट्रैवलिंग डॉक्टर नहीं, मैं सूरत शहर के अंदर, मैंने शुरुआत में काफी ट्रैवल किया है लेकिन पिछले 7-8 साल से मैं सूरत शहर के अंदर बैठ के 2 क्लिनिक के अंदर मैं नाड़ी परीक्षण कर रहा हूँ। वैसा नहीं कि मरीज कभी कभी दिखेगा, मरीज को अगर कुछ सर्दी जुकाम भी हो रहा है, चाहे वो पहली बार आया हो कुछ बड़ी डिसीज के साथ, उनको डायट, क्योंकि आयुर्वेदा के अंदर नॉर्मली अगर लूज मोशन हुआ है तो कौन ट्रीटमेंट के लिए आता है, अगर वॉमिटिंग हो रही है तो कौन ट्रीटमेंट के लिए आएगा, अगर चेस्ट पेन है सडनली हुआ है तो आयुर्वेदा में तो कौन आएगा इमरजेंसी के लिए। नहीं, वैसा नहीं है। अभी काफी सारे वैसे पेशेंट हैं कि उनके घर के अंदर कुछ भी सिम्टम्स मरीज को हो तो आयुर्वेदा के लिए आ रहे हैं। कि वैसा नहीं कि सिर्फ डायबिटीज के लिए या ज्वाइंट पेन के लिए या तो स्किन डिसीज के लिए, जो एलोपैथी में वहां पर क्योरिंग नहीं दिख रहा है उसके लिए आ रहे हैं, वैसा नहीं है। अगर छोटे बच्चे को भी अगर लूज मोशन हो रहा है या तो वॉमिटिंग हो रही है तो पहला प्रेफरेंस उसका आयुर्वेद बना है। और आयुर्वेदिक सिर्फ उनकी श्रद्धा है इसलिए वो आए हैं। निदान प्रॉपर हम कर पा रहे हैं गुरु कृपा से। और मेडिसिन भले ही सिंपल सी सिलेक्शन,
लेकिन श्रद्धा और विश्राम के साथ वो ट्रीटमेंट हो रही है तो वहां पर रिजल्ट मिल रहा है। चाहे वो इमरजेंसी सिम्टम्स था, लूज मोशन हो रहे थे, फिर भी उस बंदे को एलोपैथी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ रही है। और हम ये भी नहीं कह रहे कि एलोपैथी ट्रीटमेंट बिल्कुल ना लें। जरूरत पड़े तो वो भी एक विज्ञान है, इमरजेंसी के तौर पे वो भी द्वार खुला ही है। लेकिन अगर हम इतना सचोट निदान कर सकते हैं तो लोग इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए भी आयुर्वेद को चुन सकते हैं। ये मेरा अनुभव रहा है, इसलिए मैंने कहा। डॉक्टर अंकिता है मेरे सामने दिख रहे, वो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। अनिश जी। हाँ हाँ करो। जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। नाड़ी परीक्षा अभी अभी जो लास्ट टीटी ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ ना बेंगलोर आश्रम, वहां मैंने अटेंड किया था। एक्चुअली मेरा कोई प्लान नहीं था ये सीखने का। मेरा छोटा भाई है, आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीनेस कोर्स का टीचर है। उसने मुझे फॉरवर्ड किया था मैसेज कि दीदी तू ये एक सीख ले। तो मैंने, उसने मुझे बोला तो मैंने कुछ भी बिना सोचे वो फॉर्म फिलअप कर दिया। और मुझे खुद पे थोड़ा डाउट था कि मुझे ऐसा लगता था ये नाड़ी सिर्फ सिद्ध, जो सिद्ध वैद्य होते हैं वो ही देख सकते हैं, उनको ही मालूम पड़ता होगा। मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे आएगा ये। पर वहां से आने के बाद और मैंने एक महीना इसका वापस सूरत में ट्रेनिंग लिया चंद्रकांत सर से। फिर मैंने अकेले मतलब अभी 62 पेशेंट देखे हैं आज तक, ये 10-12 दिन में। तो इतना परफेक्ट डायग्नोसिस होता है। मैं 12 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं एलोपैथी और आयुर्वेदिक मिक्स प्रैक्टिस करती हूँ, पर अभी मेरा मतलब इतना सचोट निदान। पेशेंट को जैसे जैसे हम पूछते हैं ये हो रहा है ये हो रहा है, तो हर क्वेश्चन में वो हाँ 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 बोलते हैं। मतलब विश्वास, मुझे खुद को भी ऐसे लगता है कि यार इतना अच्छा कैसे हो सकता है ये। फिर थोड़ा इंट्यूशन बेस पे भी हम जाते हैं, तो वो पता नहीं कैसे आता है, गुरु कृपा से होगा शायद। पर हम पेशेंट का नाड़ी पकड़, नाड़ी जैसे छूते हैं तो इंट्यूशन से पता चल सकता है कि पेशेंट के कौन से पार्ट में, उसकी बॉडी के कौन से पार्ट में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो वो भी हम जब बताएं तो पेशेंट मतलब एकदम चकित रह जाते हैं कि ये डॉक्टर को कैसे मालूम, मैंने तो उसको बताया भी नहीं, फिर भी इनको मालूम है कि मुझे ये तकलीफ हो रहा है। तो बहुत अच्छे से सब सुनते हैं। फिर मुझे ये एक बड़ी अच्छी बात लगी कि नाड़ी परीक्षा से हम पेशेंट की मन की तकलीफ को जान सकते हैं। क्योंकि हर मतलब हर डिसीज में ऐसा नहीं होता है कि उसकी बॉडी में ही कोई तकलीफ हो, कई चीजें ऐसी भी है जो उसके मन में भरी है, उसकी थोड़ी बहुत इफेक्ट उसके शरीर में हो रही है। और कई बातें ऐसी होती है वो जो मन में छुपी, कि वो हर किसी को नहीं बताते। जब हम उसके मन के लेकर कुछ प्रश्न पूछते हैं तो वो पेशेंट अपने आप सब खुलने लगता है। उसके मन में जो कुछ भी भरा है वो अपने आप निकलने लगता है। तो वो एक विश्वास के साथ पेशेंट आपको आपको सब हिस्ट्री बताते हैं, उसके मन में जो चल रहा है वो सब बताते हैं। तो मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और मुझे अभी ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ यही करना है। और टोटली मतलब मैं जो मिक्स प्रैक्टिस करती हूँ वो मुझे पूरा आयुर्वेद की तरफ ही शिफ्ट करना है। थैंक यू दीदी, आपने अपना अनुभव शेयर किया। हाँ, मैं ये अनुभव इसलिए मैंने शेयर करवाया है क्योंकि नाड़ी, जैसे उन्होंने कहा कि ये वैसा था कि लोगों को ऐसा है कि ये तो कोई सिद्ध होगा, उसी को आएगा। वैसा बिल्कुल नहीं है। तो ये वैसा ही है कि ये परंपरा के थ्रू, गुरु की कृपा से ही इस विज्ञान को जान सकते हैं। इतना मैं जरूर कहूंगा। कोई हाँ भी ये विज्ञान है, ये परंपरा, जैसे हमने आयुर्वेद के अंदर लिखा है कि ये परंपरा के थ्रू आया हुआ ज्ञान है। किसी ने खुद डिजाइन किया है वैसा ज्ञान बिल्कुल नहीं। जो ब्रह्मांड के अंदर था, जो शिव के पास था, वही सबके पास आज ज्ञान के थ्रू। कभी भी अगर वैसा नहीं है कि जो डॉक्टर है वही नाड़ी वैद्य हो सकता है,
फिर से सेंटेंस दोहरा रहा हूँ, जो वैद्य है वही नाड़ी वैद्य बनेगा, डॉक्टर है वही नाड़ी देख सकता है, वैसा भी नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद लिखा उसी एंगल से था कि भाई ऋषि मुनियों ने, स्टोरी सबने ये सुनी होगी कि भाई नाड़ी की आयुर्वेद की जरूरत क्यों हुई। तो उसमें स्टोरी लिखी है ना कि भाई ऋषि मुनि जो नॉर्मली जंगल के अंदर रहते थे और किसी उसके पास जो ज्ञान था वो सोसाइटी को देने के लिए वो कल शहरों के अंदर आते थे, गांव के अंदर आते थे। तब वो उनकी जो लाइफस्टाइल जो पहले गांव जो वन के अंदर थी और शहर के अंदर जो डिफरेंट थी, जो भोजन वहां का था और यहाँ का डिफरेंट हुआ, तो उसके 2-3 दिन के लाइफस्टाइल के चेंजेस से उनके शरीर और मन के स्तर पर कुछ बदलाव उन्होंने देखे। तब उनको लगा कि हम ये 2 दिन अगर ये सिर्फ सिंपल लाइफस्टाइल छोड़ के शहरों के अंदर रह रहे हैं और अपना मन इतना डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये जो आम जनता है जो शहर के अंदर रह रही है, गांव के अंदर रह रही है, तो उसके शरीर और मन की क्या हालत होती है। इस करुणावश विचार के साथ सब ऋषि मुनि आरण्य वन के अंदर इकट्ठे हुए और वहां पर सारे ऋषि मुनियों ने ध्यान किया और भरद्वाज ऋषि ने लिखा वैसा गया है कि इंद्र से वो ज्ञान को भरद्वाज ऋषि ने लाए और वो किताबों के थ्रू हमारे पास पहुंचा। तो ये परंपरा रही है। और ये जब भी कोई बंदा किसी को पीड़ित देखते हुए करुणावश और वो ध्यान में जब जाएगा तो उसको फिर से वो आयुर्वेद समझ में आ जाएगा। ये घटना हजारों साल पहले घटी थी, वैसी आज भी घटित हो रही है। तो उसके लिए डिग्री इम्पोर्टेंट है, उसका अनुभव जरूरत है, लेकिन ये वैसा आयुर्वेद का विज्ञान नहीं है कि ये सिर्फ अनुभव के थ्रू ही चलेगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अनुभव बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ अनुभव से ही होगा वैसा बिल्कुल नहीं है। और अनुभव नहीं है तो हम प्रैक्टिस करते हैं तो अनुभव होता ही है। जैसे आज डॉक्टर अंकिता का आश्चर्य के साथ जैसे उनका मन है, जब मैं नाड़ी देखना शुरू किया तब मेरे लिए भी आश्चर्य था कि पेशेंट के हाथ रखी और मुझे अंदर से ऐसा ही है कि इसकी स्टोन है, भाई बोल दे। तो मैंने बोल दिया भाई आपको स्टोन की शिकायत है क्या, यूरिन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या। ये मेरा पहला कैंप था, आज से 15 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। पहले कैंप के अंदर ये डायग्नोसिस मतलब मेरे लिए आश्चर्य था कि मैं डायरेक्टली ऐसे कैसे बोल पा रहा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कर्मों के साथ, हमारे मेडिटेशन के साथ, ये कर्म क्यों बोले कि अगर मान लीजिए कि अगर हम अभी ध्यान नहीं कर पा रहे हैं या तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि पूर्व जन्मों में हमने क्या पूंजी अर्जित करके आया है, पिछले जन्मों में हमने भी कुछ अगर ध्यान किया है तो आज वो हमें बहुत सपोर्ट कर लेता है, लेकिन वो हमें पता नहीं है। लेकिन अगर हम वैद्य भी हैं या तो डॉक्टर की डिग्री है तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि सीखने लायक तो है। और आज ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि साइंस आज बहुत तरक्की कर चुका है, फिर भी काफी सारे डिसीज और वहां पर कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या करें। और तब उस पेशेंट की साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। उस पेशेंट की फिजिकल प्रॉब्लम है लेकिन रिपोर्ट डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, इसके लिए उसकी उसको कहा जाता है कि आप मानसिक स्तर पर बीमार। ये हम सब लोगों ने देखा है कि पेशेंट की आज मान लीजिए कि आज जो 2023 में जो रिपोर्ट हो रहे थे, क्या सारे रिपोर्ट 2020 में हो रहे थे क्या? क्या सारे रिपोर्ट 2000 के साल में हो रहे थे क्या? तभी तो डिसीज तो था ही ना। तब एलोपैथी साइंस के पास वो मरीज पहुंचता है, तब भी उनकी हालत वही थी कि डिसीज का डायग्नोसिस नहीं था, तब वो साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट होती थी। और आज भी काफी सारे सिम्टम्स और डिसीज वैसे हैं कि जहां पर डायग्नोसिस अभी भी काफी हद तक कम हो रहा है, और हो भी रहा है तो चौथे या पांचवें स्तर, और तब तक डिसीज उस स्तर पर आ चुका है कि वहां से रिवर्स करना और ठीक करना नामुमकिन जैसा। और यहाँ पर जितने भी वैद्य हैं जो आयुर्वेद पढ़े उन सबको पता है कि भेद अवस्था में पहुंचने के बाद वहां से डिसीज क्योर करना काफी मुश्किल होता है। तो नाड़ी से वात पित्त कफ इन तीनों की गति है, बाद में सब दोषास भी है, धातुस भी है। और यहाँ पर कोई है कि जो होम्योपैथी या एलोपैथी या तो
और किसी ब्रांच के डॉक्टर हो तो हैंड रेज कर सकते हैं आप। तो मुझे उस एंगल से मुझे कहने में समझ में आया। ओके, डॉक्टर संजय जी। तो नॉर्मली ऐसा लगेगा कि हम तो आयुर्वेद पढ़े नहीं है, तो हमें ये वातपित्त कफ ये कैसे समझ में आएगा, ये धातु क्या है वो कैसे समझ में आएगा। तो उसके लिए कुछ पहले से सेशन डिजाइन किए गए हैं कि आपको एक आयुर्वेद का जो फंडामेंटल नॉलेज है वो आपको थोड़ा सा हम समझाने का प्रयत्न कर सकते हैं। क्योंकि 5.5 साल जो आयुर्वेद में पढ़ा है उसको भी पूछो कि भाई वातपित्त का प्रॉपर समझ में आ गया क्या, तो वो भी सिर खुजलाएगा कि भाई पूरा समझ तो अभी भी नहीं आया। तो हम प्रयत्न कर सकते हैं, और अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो अच्छे से समझ में तुरंत आ जाए। तो एलोपैथी हो चाहे होम्योपैथी हो चाहे आयुर्वेद का हो चाहे नेचुरोपैथी हो चाहे जिन्होंने पीडीएस किया हो, तो गुरुजी ने अभी कुछ 6 महीने पहले डॉक्टर निशा के साथ जो थे और बात हुई थी, तो गुरुजी ने कहा कि अभी नाड़ी क्यों ना हम सबको सिखाना शुरू करें। क्योंकि पहले ये था कि भाई सिर्फ आयुर्वेदाचार्यों के लिए वो ओपन था, लेकिन गुरुजी की कृपा से बाद में ये सेशन डिजाइन किए गए हैं। और जो भी डॉक्टर अंकिता ने बात कही ना, वो पहली बैच थी कि जिसके अंदर एमबीबीएस डॉक्टर भी थे और आयुर्वेदाचार्य भी थे। और जितने एमबीबीएस डॉक्टर वहां पर थे उन लोगों का वहां से निकलने के बाद का भी अनुभव यही रहा कि उनको नाड़ी समझ में आ रही है। मास्टरी हमेशा अनुभव के साथ होगी। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड तो एक्सपीरियंस के साथ ही होगा, लेकिन वातपित्त कब समझ में आने लगा, दोषाल समझ में आने लगी, तो ये कृपा से ही पॉसिबल है। तो अनिशी, और कोई डॉक्टर है कि जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, जो नाड़ी सीख चुके हैं? डॉक्टर डॉक्टर उमा जी है इसमें। हाँ जी, उसको आप अनम्यूट कर सकते हैं। जय गुरुदेव डॉक्टर साहब, आप जय सभी को। गुरुदेव। हाँ जी, मैंने जैसे अभी 3 मंथ्स पहले किया था, 2 मंथ्स पहले नाड़ी परीक्षा का कोर्स। आने के बाद मैंने थोड़ी बहुत, मतलब बहुत ज्यादा किसी काम की वजह से मैं बिजी थी, नहीं कर पाई, लेकिन प्रैक्टिस की है, पेशेंट्स देखे हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। और वास्तव में जैसे अभी वो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हैरानी होती है जब हम डायग्नोसिस कर पा रहे हैं, क्योंकि जब सीख रहे थे तो थोड़ा डाउट था कि कैसे होगा, लेकिन जब कर पाते हैं तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और पूरी कोशिश है कि हम श्री श्री तत्वा का जो एक नाम है वो बनाए रखेंगे, और अपना लगे हुए हैं इसी उसमें, रास्ते में। थैंक यू डॉक्टर। जारी है। डॉक्टर पराशर भी है ना यहाँ पे? भैया आप डॉक्टर पराशर को अनम्यूट कर दीजिए। नहीं, आपकी आवाज भैया बहुत कम आ रही है। नहीं, थोड़ा पास रख के बोल सकते हैं शायद। हाँ हाँ। हाँ जी। नमस्ते। मैंने भी जैसा अभी डॉक्टर अंकिता पटेल बता रहे थे कि ट्रेनिंग किया, और ऐसा ही लगता था कि ये सिद्ध लोगों का होगा। लेकिन कुछ एस्टोनिशिंग डायग्नोसिस होती थी। शुरू शुरू में तो ऐसा होता था कि मैं किसी सीनियर डॉक्टर के पास बैठ के कर रहा था, तो मुझे लगता था कि अरे ये वाला क्यों नहीं बोला, ये होना चाहिए, और उनको कुछ लैप्स ऐसा मुझे। फिर जब वो पेशेंट खुद बोला तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, जो आ रहा है आप सीधा बोलो, कि जो भी को उसमें दिख रहा है नाड़ी में वो बोलना चाहिए। फिर अभी 1.5 साल से प्रैक्टिस चल रही है, और नो डाउट एवरी डे पेशेंट के साथ कनेक्शन अच्छा बनता है। दे हैव फेथ इन यू कि हाँ ये डॉक्टर को मालूम है। एंड इट्स ऑल राइट, कभी कभी मेडिसिन में उपशय अनुपशय लगता है,
इट्स नॉट कि हम एवरी टाइम ठीक होंगे, बट स्लोली वो परसेंटेज कम होता है। 80% टाइम्स आपने पेशेंट का भी मन जीता, मेडिसिन में भी आपको कॉन्फिडेंस आया। और जैसा हम जानते हैं ना कि चाहे बीएमएस हो या एमबीबीएस हो, कि मेडिसिन का जो साइंस है इतना लंबा है, और वो आपको पेशेंट के साथ कुछ समय मिलता है, उसके अंदर वो सारे पॉइंट्स को एक जगह लाना, तो ये 3 उंगलियों से वो आ जाते हैं सारे। फिर प्रश्न कम पड़ जाते हैं कि क्या क्या पूछना है, बस इतने में पता चल जाता है ये हुआ है। तो इट विल हेल्प यू टू शॉर्टन द टाइम। और बहुत सारा इसमें है, जैसे वैसे तो जैसे योग और स्पिरिचुअलिटी इसमें पूरे इन्वॉल्व होते हैं, तो वो एंगल मेक्स योर प्रैक्टिस मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल्सो। फिर थोड़ा प्रश्न उत्तर होगा तो हम और अपने अपने एक्सपीरियंस पे बात करेंगे सब। एवरीवन शुड आस्क, जिसको भी जो क्वेश्चन है। थैंक यू चंद्रकांत जी अपॉर्चुनिटी के लिए। तो हम इतना कहेंगे कि नाड़ी निदान की जो 8 पद्धतियां लिखी गई है, रोग निदान के लिए जो 8 लिखे गए हैं, उसमें नाड़ी पहला है। और ये एक दुर्भाग्यवश हम जरूर कहेंगे कि आयुर्वेद की सारी जो भारत के अंदर जो कॉलेजेस है, वहां पर सिलेबस के अंदर, किताब के अंदर थोड़ा नाड़ी लिखा गया है, लेकिन नाड़ी वहां पर कहीं पर सिखाई नहीं जा रही। और काफी बहुत ही कम वैसे एमडी डॉक्टर होंगे या तो प्रोफेसर होंगे कि जिनको नाड़ी के अंदर खुद को श्रद्धा हो। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो प्रोफेसर है आयुर्वेद के, वो भी नाड़ी के अंदर श्रद्धा बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने वो अनुभव नहीं किया है, इसलिए उनकी श्रद्धा कम है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हैं, उन्होंने शायद कहीं ना कहीं, मेरे ख्याल से इसलिए लोग जुड़े होंगे कि कहीं ना कहीं उन्होंने नाड़ी दिखाई होगी, चाहे वो ऑटोक्लिन के डॉक्टर हो चाहे नॉन ऑटोक्लिन डॉक्टर हो, लेकिन सबने कहीं ना कहीं नाड़ी एक बार जरूर दिखाई होगी, तभी तो रुचि बनती है ये नाड़ी क्या है। तो वेद्यों के लिए ये मैं कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नाड़ी से निदान करना सीखें, क्योंकि बाकी जीवा मल मूत्र तो है ही कि वहां से डायग्नोसिस कर सकते हैं, लेकिन वहां पर वातपित्त कफ का सचोट डायग्नोसिस हर स्तर पर करना काफी मुश्किल है। और इसीलिए वो अष्टविध निदान पद्धति जो लिखी है, उसके अंदर पहला नाड़ी है, और ये सब वेद्यों को सीखना चाहिए। इतना मैं जरूर वेद्यों को अनुरोध करूंगा कि हम सबको सीखने की आज जरूरत है। और ये इंटेंशन इसलिए है क्योंकि हमारे आसपास में सब लोग, सब बच्चे से लेके सबको देखे तो डिसीज के चौथे या 5वें स्तर पर हमारे हाथ में आते हैं, और वहां से डिसीज क्योर करना बहुत मुश्किल होता है। तो डॉक्टर की ड्यूटी हमारी समझे, फिर भी हम कहें उसी हिसाब से कहें, तब भी अगर हम डिसीज को प्योर पूरा ठीक न कर सके, उस स्तर पर हम डिसीज को क्योर ठीक करना शुरू कर रहे हैं, जो हमें भी पता है कि यहाँ से 100% वो डिसीज क्योर करना काफी मुश्किल है। तो हम अगर दूसरे या तीसरे स्तर पर अगर पेशेंट को समझा सके, उसके लिए भी नाड़ी देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्वस्थ से स्वास्थ्य से रक्षण, ये जो सेंटेंस है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आज सोसाइटी को इसकी पहले जरूरत है। क्योंकि हम अपने आसपास में देखें तो सब मरीज हैं, हम आसपास में देखें तो सब मरीज हैं, कि बच्चे का बर्थ हुआ नहीं है उससे पहले उसकी माँ टैबलेट खा रही है, बच्चे का बर्थ होता है मेडिसिन पे जी रहा है, और आगे भी वो मेडिसिन के साथ ही तो जी रहा है। ये सबके आसपास में है ना ऐसा। तो ये हम डॉक्टर, ये मेरे लिए, मुझे कभी कभार ये आश्चर्य होता है कि हम डॉक्टर हैं और हम डिसीज ठीक नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना कि आसपास की सोसाइटी इतने ज्यादा डॉक्टर बढ़ चुके, पहले तो इतने डॉक्टर ही नहीं थे, इतने ज्यादा डॉक्टर है फिर भी पूरी सोसाइटी के पास। ये बाय प्रोफेशन हम सब लोगों को थोड़ा सोचने की जरूरत है कि हमारा जो काम है डिसीज क्योरिंग का भी है, और डिसीज मैनेजमेंट तो ठीक है, क्योर हम करना कब शुरू करना सीखें, जब वो पेशेंट हमारे पास उस स्तर में आएगा तभी तो क्योर कर पाएंगे। और उस स्तर का डायग्नोसिस के लिए नाड़ी मुझे लग रहा है कि वो सबसे बेस्ट है।
तो आज के सेशन के रिलेटेड किसी को अगर नाड़ी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इतना ही कर पाऊंगा क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है। अगर आपके मन में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो जरूर पूछ सकते हैं यहाँ पर। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, तो वहां से आपको अनम्यूट कर सकते हैं। भैया संजय पाटीदार को अनम्यूट कर दीजिए ना। Doctor can unmute himself actually. Doctor, आप संजय जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। जैसे अभी मैं भी नाड़ी परीक्षण में मैंने भी फॉर्म फिलअप किया है। मैं महू से हूँ, भक्ति प्रभु। हाँ जी। तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट और फिजिशियन दोनों हूँ। तो मैं होम्योपैथी में हूँ। तो क्या अभी ऐसा कुछ पढ़ के आ सकते हैं जिससे सीधा समझ में आ जाए? अपन वहाँ नाड़ी परीक्षा के लिए मतलब प्रशिक्षण के लिए आ रहा हूँ मैं, 15 दिन का जो अभी किया। तो ओके। ऐसी कोई प्रिपरेशन है जो करके आए कि हमें मतलब कम से कम समय में ज्यादा समझ में आ जाए, क्योंकि उसमें बहुत बहुत कुछ नया नए वर्ड्स रहेंगे, नई प्रोसीजर कुछ रहेगी। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, आपको क्या तैयारी करके आनी है वो वहां से प्रॉपरली गाइड किया जाएगा। अपनी बुद्धि को हम थोड़ा विश्राम कर दे। नाड़ी सीखना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन सीखना शुरू करें तो बहुत इजी है। लेकिन अगर हम हमारी प्रिपरेशन अगर बहुत ज्यादा है तो उसको साफ करने में जरूर समय लग सकता है। नाड़ी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, हम जितने खाली है उतना डायग्नोसिस सटीक होता है। क्योंकि हर बंदे की नाड़ी देखेंगे तो हर बंदे की नाड़ी डिफरेंट हो सकती है। ये हमें पहले जो आगे देखा था उसको भूल जाएंगे, तब वो नई नाड़ी है वैसा हम समझ पाएंगे। इसीलिए एलोपैथी और आयुर्वेद में हम कहेंगे कि एलोपैथी साइंस के अंदर नॉर्मली एक कहा जाता है कि भाई आपकी बॉडी के अंदर ये क्राइटेरिया सेटल इस हिसाब से होना चाहिए, हीमोग्लोबिन इतना होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल इतना होना चाहिए, आपकी हाइट और वेट का रेशियो ये होना चाहिए। तो आयुर्वेद कहेगा कि भाई ये प्रकृति के ऊपर आधारित रहेगा, कि भाई किसी की वात प्रकृति है तो उसको आप कितना भी घी में डुबो दो उसका वजन नहीं बढ़ने वाला है। तो उस हिसाब से एलोपैथी साइंस के हिसाब से देखे तो वो बंदा हमेशा मालन्यूट्रिशन में ही दिखेगा, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से वो भी स्वस्थ हो सकता है। और नॉर्मली साइंस, अभी जो विज्ञान है वो नॉर्मली ये कहता है कि सब एक जैसे दिखे। भगवान ने सबकी अगर थंबप्रिंट भी सेम नहीं बनाई है तो सब एक जैसे हो जाएंगे क्या? तो हम अपना बहुत ज्यादा कुछ अगर दिमाग में है तो उसको छोड़ दीजिए, आपके लिए जितना जरूरी है उतना वहां से गाइड किया जाएगा। तो बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, बिना तनाव के हम नाड़ी सीख सकते हैं। अगर ये मंजिल थोड़ी सी खाली, ये मेरा अनुभव है, सबकी सोच डिफरेंट हो सकती है, ये मंजिल थोड़ी खाली है तो बहुत इजी है। ऑल और एम्प्टी हो क्या है? उसके लिए एफर्ट लगाओगे तो होना मुश्किल है। कि हॉलो एंड एम्प्टी के लिए एफर्ट लगानी मतलब हम ऑलरेडी भर रहे हैं, हम हॉलो एंड एम्प्टी है ये मान ले बस है। ओके। यस सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? जो अभी नाड़ी सीख चुके हैं उनका भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते जय गुरुदेव भैया। हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ भैया, ये जो नाड़ी मैंने सीखा है अभी 5-6 महीने पहले ट्रेनिंग लिया है, तो ये 7 स्तर पे नाड़ी कैसे सीखते हैं? मतलब पता नहीं है मुझे, 7 लेवल पर जो सीखी जाती है ना सिखाई, तो वो पता नहीं है कैसे। तो मतलब आप बेंगलोर आश्रम से सीखे थे या कहाँ पर सीखे थे? नहीं, बेंगलोर आश्रम से सीखा था, डॉक्टर लोकेश सर थे। हाँ जी। तो अभी आप जितना सीखे उतना प्रैक्टिस में रहिए, बाद में फिर से डॉक्टर रिफ्रेशर मीट होती है, उस समय पर उसके ऊपर डिस्कशन अच्छे से हो जाएगी। अच्छा ठीक है। और डॉक्टर भैया इसके हाँ लिए बोलिए। बुक है कुछ?
इसके लिए कुछ हाँ बुक्स है क्या नाड़ी सीखने के लिए? हाँ, मैं कहूँगा नाड़ी के लिए बुक ठीक है, लेकिन बगल में कोई सिखाने वाला हो तब नाड़ी की किताब खोलनी चाहिए, वरना थोड़ा सा डिफिकल्टी ज्यादा है, क्योंकि कोई अच्छा। करेक्ट करने वाला बंदा बगल में चाहिए, वरना हम रॉन्ग डायग्नोसिस करना सीख जाएंगे और वहां से वापिस आना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा इसलिए हमने ठीक। कहा कि एक परंपरा के थ्रू, गुरु परंपरा के थ्रू अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, किताब रेफरेंस जरूर है, लेकिन उस किताब को किसे डिकोड करनी है, कैसे समझनी है, उसके लिए हमें किसी गुरु की जरूरत रहती है जो बगल में हो और हम समझ सके। हाँ। इसलिए नाड़ी की किताब से अगर हम समझने जाएंगे तो थोड़ा पागल होना काफी संभव है, हम्म। क्योंकि हमने जो देखा वो सही है या गलत है वो कोई बताए तब समझ में आएगा ना। हाँ हाँ। तो इसके लिए हम कहेंगे कि किताब ठीक है, रेफरेंस के लिए वो जरूरी है, कि अगर हम देख रहे हैं वहां से हाँ भी हमें थोड़ा सा सचोट वो लिखा हुआ मिल जाएगा कि हाँ हम जो कह रहे हैं और शास्त्र में वही लिखा है। हाँ हाँ। डॉक्टर उदय, आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? जय गुरुदेव। जय गुरु जी। सबसे पहले मैं डॉक्टर चंद्रकांत जी को बहुत बड़ा थैंक देना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं नाड़ी सीख रहा था, और नाड़ी से पहले भी हम कोविड में मैंने उनके साथ दूध नाड़ी किया था एक बार, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और जब मैं नाड़ी सीखने गया तो मुझे चंद्रकांत जी दिखे, तो हमारे टाइम 10 लोग थे करीब सिखाने वाले, तो वो बहुत ही एड ऑन था मेरे लिए। और जब से आया हूँ मैं तब से बहुत सारे कैंप भी किए, नाड़ी भी करता हूँ, और समय समय पे मुझे सर का सहयोग मिलता है सर, इसके लिए मैं यहाँ से अभी भी आपको दिल से थैंक्स बोलूंगा, और फ्यूचर में भी आपका साथ चाहिए। और गुरुदेव की कृपा तो है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, मतलब वो बोलने की चीज है नहीं, बट हमें अपने आप को भी तैयार रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे जो भी मेंटर्स है, चंद्रकांत जी है या बाकी जो भी डॉक्टर्स थे, निशा दीदी है, लोकेश भैया से भी कभी कभी व्हाट्सएप पे हम बात करते हैं या फोन पे बात करते हैं, तो इन लोगों का हमें समय समय पे गाइडेंस लेना चाहिए, क्योंकि एक गुरु के बिना वो उसमें डेप्थ नहीं आएगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। और बहुत बार एक फनी एक्सपीरियंस ये भी होता है कि जब नाड़ी के लिए जाते हैं तो लोग बोलते हैं आप नाड़ी वैद्य हो या आप कोई एस्ट्रोलॉजर हो, तो ये एक एक्सपीरियंस काफी दिनों से सुनने को मिलता है। और इट्स रियली गुड। मैं तो बोलता हूँ हम सबको, हमारे आजू बाजू में जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है या नॉन पैथी डॉक्टर भी है, तो उनको भी ये चीज बोलना चाहिए कि आप सीखो एक बार, खास करके अपने इंस्टीट्यूट से। यस सर। जय। हाँ, एक मैं जरूर कहूंगा, गुरु परंपरा ये भारत के लिए, वैसे कहा जाता है कि श्री कृष्ण, स्टोरी सबने कहीं सुनी होगी कि वैसे सिद्ध हो चुका था कि आकाशवाणी हुई थी कि जो कंस को मारेगा वो भगवान का अवतार है। कंस का वध हो चुका, उसके बाद श्री कृष्ण ने गुरुकुल में गए थे पढ़ने के लिए। सबको वैसे आकाशवाणी हुई थी, जो हम लोगों ने स्टोरी सुनी या देखी है टीवी के अंदर बचपन से, तो एक आकाशवाणी हुई थी कि जो कंस का वध करने वाला देवकी का 8वां बच्चा वो जन्म लेगा और कंस का वध करेगा। और उन्होंने तब तक किसी गुरुकुल में नहीं पढ़े थे और सिद्ध हो चुका था कि कंस को मारा मतलब ये भगवान का अवतार है। फिर भी उन्होंने गुरु परंपरा ब्रेक न हो इसलिए फिर से गुरुकुल में गए और पढ़ाई की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परंपरा के थ्रू ये ज्ञान जा सकता है। डायरेक्टली हम अगर कुछ अपने एक्सपीरियंस से करने जाएंगे तो कभी रॉन्ग होता है, और ये विज्ञान के साथ काफी बार हुआ। विज्ञान के अंदर नॉर्मली ये हमने जरूर कहीं ना कहीं सुना है, अभी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिन्होंने खोज की वो बंदा अभी भी जीवित है। आज से 1 महीने पहले का उसका स्टेटमेंट है, मैंने ये खोज की है, मेरे से गलती हो गई। जिन्होंने परमाणु बम की खोज की थी उन्होंने भी लिखा है,
मैंने ये खोज की, मेरे से गलती हो गई। क्योंकि एक परंपरा, गुरु परंपरा वो है कि जिसका हम फायदे सोसाइटी को दे सके, न कि साइड इफेक्ट। और नॉर्मली विज्ञान की अभी भी, मेडिकल फील्ड की भी जो भी सारी खोज है, उसमें काफी सारी जगह पे यही है कि भाई जो इम्प्रूवमेंट दे रहा है, डायग्नोसिस की जो भी तकनीक है, उसकी भी अपनी साइड इफेक्ट है। मान लीजिए कि सीटी स्कैन है, पैट स्कैन है, एमआरआई, वो भी करवाने जाए तो उसकी भी अपनी एक साइड इफेक्ट है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन की मान लीजिए कि साइड इफेक्ट हमें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये सारे स्कैन की तो साइड इफेक्ट हम सबको समझ में है। तो ये तकनीक किसी के लिए भी साइड इफेक्ट नहीं देती है, सबको फायदा दे सकती है। तो अनिश जी, और कुछ? तो जैसे उदय नो जी ने डॉक्टर, कहा कुछ था, नहीं। हाँ मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं कि जैसे उदय जी ने कहा कि भाई हम तो सीखे, जिन्होंने सीखा है वो प्रैक्टिस में कंटिन्यू रहे, और हमारे आसपास में कोई नाड़ी आयुर्वेदाचार्य है, आयुर्वेदिक बीएमएस डॉक्टर है, चाहे वो किसी भी पैथी के साथ कुछ भी प्रैक्टिस है, किसी को ठीक करने में कर रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा है कि हम सबको सिखा सकते हैं। जो शरीर को, विज्ञान को अच्छे से जान चुका है, उसको हम नाड़ी विज्ञान दे सकते हैं। क्योंकि ट्रीटमेंट बाद में, निदान तो हो गया, लेकिन ट्रीटमेंट जो बंदा ट्रीटमेंट जानता है वही कर पाएगा ना, चाहे वो होम्योपैथी से करे, चाहे एलोपैथी से करे, चाहे आयुर्वेद से करे। वो थोड़ा शरीर और कुछ पैथी से ट्रीटमेंट जान रहा है, वो निदान कर ले तो उनके लिए काफी सही है। तो इसलिए गुरुजी ने सब पैथीज के लिए, जो मेडिकल फील्ड की सारी पैथीज है, उसके लिए ऑफर किया गया है। तो यहाँ पर जितने लोग हैं वो नाड़ी जरूर सीखे, ऐसी मैं जरूर कहूंगा। और गणेश जी, कौन सी डेट से है आश्रम में? अनिश जी, मैं चेक कर लेता हूँ, शायद 26 सितंबर से है और 11 अक्टूबर तक, 15 या 14 दिन वैसे कुछ आश्रम के स्केड्यूल है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो अनिश जी का कांटेक्ट कर सकते हैं। अनिश जी, ओके, तो हम इस सेशन को यहाँ पर रख रहे हैं। आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप सब लोगों ने शांति से मुझे सुना। मैं देख रहा हूँ 33 लोग पहले से जुड़े और उतने ही लोग हैं। हाँ जी, एक कांटेक्ट नंबर यहाँ पर लिखा गया है, तो आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, जय गुरुदेव। डॉक्टर चंद्रकांत जी, क्या हम अपनी बात कुछ कह सकते हैं? जरूर। धन्यवाद आपका। मैं प्रोफेसर विनीत कुमार अग्निहोत्री यहाँ हरिद्वार उत्तराखंड से जुड़ता हूँ, और डॉक्टर लोकेश रतुड़ी जी हमारे छात्र रहे हैं ऋषिकुल कॉलेज में। हाँ जी। बड़े इत्मीनान से हम आपकी बात सुन रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही, हम तो कहेंगे आपका पूरा एड्रेस, पूरा आपका उद्बोधन, पहले मैं जरा जय गुरुदेव कह दूं जल्दी से। मैं आपने कहा ना क्लोज कर रहे हैं, इसलिए मैं अचानक से जुड़ा, ऑन किया, अपना अनम्यूट किया। तो नहीं, आप अपनी बात आराम से कहिए। अच्छा, तब ठीक है। हमने कहा आप बिल्कुल जाने वाले, तो आपका 2 बजे चल रहा था। एक्चुअली अचानक से मेरे को ईमेल में ये एड्रेस मिला, तो मैंने कहा चलो रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर करने के बाद ही टाइम हो गया आज, तो हमने कहा चलते हैं, क्योंकि लोकेश जी हम मालूम है, यहाँ से करने के बाद फिर बेंगलोर गए थे, वहां से श्री रविशंकर जी के यहाँ उन्होंने ट्रेनिंग पाई और फॉरेन भी गया, सब कुछ किया। मेरे यहाँ हरिद्वार में अक्सर मेरे ही ऋषिकुल कॉलेज के ऑडिटोरियम में और हॉल में कई बार अपना जो ये रविशंकर जी के जो सेशन है वो हुआ करते हैं, अपना एक अच्छे जीवन की तरफ चलने के लिए। और अधिवेशन भी होते हैं हमारे, अभी विवेक विहार कॉलोनी में भी हुआ था, सारे काफी समाज जुड़ा था, और देहरादून से भी विशेषज्ञ भी आए हुए थे, अच्छा लगा। तो आपका जो उद्बोधन था, मैं ये कह रहा हूँ, कुल मिला के कंप्लीटली ये श्रद्धा और विश्वास पर आधारित था। अगर हम उसको चाहे जय विपाश चिकित्सा के रूप में लें या सत्तावजय के रूप में लें, पहली शर्त है, पहली शर्त। और चूंकि मैंने आपको पहली बार ही अटेंड किया, तो ये प्रारंभिक सत्र था, प्रारंभिक ही आपने सूचनाएं की, और उन लोगों को जो कि ऑलरेडी सीखे हुए उनकी तो बात ही नहीं। लेकिन जहां तक अपना आपने चर्चा दी कि नाड़ी परीक्षण हमें करना है, नाड़ी परीक्षण करना सीखना है, बल्कि हमको ये कहना चाहिए। तो नाड़ी परीक्षण सीखने के लिए निश्चित रूप से एक एकाग्रता
श्रद्धा विश्वास सब चाहिए, और साथ साथ एक सीखने की टेंडेंसी, सीखने की आपको ललक भी होनी चाहिए, तब तो वो चलेंगे। बाकी तो हम लोग 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 78 के पास आउट हैं, और 83 में BHU से हमने MD किया था। संस्कृत का मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इंडिया में, और विश्व का पहला पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो हमारा एक अलग एक हमारी ये स्थिति है। और अभी भी अगर आपने सुना है तो IRES हमारी जो इंडिपेंडेंट रिसर्च एथिक्स सोसाइटी है, वो प्रोफेसर पवन शर्मा जी के साथ थी, जो पहले इमामी भी थे, अभी आजकल भोपाल में मानसरोवर ग्लोबल आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हेड है रसशास्त्र और वैश्य कल्पना के, उनके साथ में हम, वो प्रेसिडेंट होस्ट है, हम को प्रेसिडेंट है, और 925 हम लोगों ने कर लिए, ऑलमोस्ट सभी रिकॉर्ड बना लिए एक गिनीज को छोड़ के। तो सब कुछ सुनते हैं, इतना ज्यादा सारी चीजें आ रही हैं। तो आप देखिए, चूंकि हम संस्कृत क्या हैं, तो हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि अपनी चिकित्सा कर्म को अच्छा करने के लिए हम नाड़ी परीक्षण ज्ञान आना चाहिए। उसके आधार पर जो हम निदान करेंगे तो हमें सफलता अच्छी मिलेगी, चिकित्सित भी करेंगे रोगी को, सारी बातें। लेकिन क्यों ना पहले हम वहां से भी शुरू करें, बीइंग स्वस्थ विद्यार्थी, कि हम स्वस्थ व्यक्ति की भी नाड़ी स्थिति क्या है, जिसको हम दोषज प्रकृति का निर्धारण करेंगे, उसके लिए भी हमें नाड़ी की स्थिति आती है। अब आपने जो दूसरी बात कही कि जब हम अष्टविध रोगी परीक्षण कहते हैं, जरूरी नहीं इसमें निदान हो रहा हो, तो उसमें नाड़ी मूत्र मलम जीवा शब्द स्पर्श जगाकृति की बात आती है। तो क्यों हमारे आचार्यों ने नाड़ी को सबसे पहले प्राथमिकता दी? ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए नाड़ी का परीक्षण स्वस्थ हो या रोगी हो, दोनों के लिए ही आवश्यक है। और जैसे हम सब लोग जान रहे हैं, हमारे संजय छाजड़ जी हुए हैं, वो नाड़ी विशेषज्ञ माने जाते हैं भारत में, और उन्होंने मशीनरी भी बनाई है रिदमिकली। तो एक हमारे प्रोफेसर सरदेव उपाध्याय, उन्होंने भी पल्स ट्रेसिंग पर और नाड़ी से कोरिलेट करने का BHU वेदानंद उपाध्याय जी और हमारा द्विवेदी जी के अंडर में काम किया था। तो काम बहुत हो चुका है। अब नए हमारे युवा चिकित्सकों के लिए ये सब चीजें एक स्वप्न जैसी लगती हैं कि आप कुछ हो चुका है, अब हम आज कैसे करें। अपने आदरणीय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का बड़ा योगदान है, बड़ा धन्यवाद है कि उन्होंने इस दिशा में छात्रों को एकजुट करके एक दिशा की तरफ ले जाने की बात कही। तो आपका मार्गदर्शन, उनका मार्गदर्शन रादर, ये एक विश्वसनीयता को डेवलप करता है। लेकिन हम सामान्य रूप से माने कि जिस पर रोगी को आपने बुलाया, इसमें कई प्रश्न आ जाते हैं कि रोगी को हम खाली पेट क्यों बुलाते हैं, अगर रोगी है तो, कि उसका हम नैदानिक परीक्षण करने के लिए हमें नाड़ी परीक्षण अनिवार्य होता है। अब हम दोषों के अंशांश कल्पना के क्रम में जब हम संचम जब प्रकोपम वाली बात रखते हैं, तब नाड़ी परीक्षण करते हैं, तो वो हमें एक अपलिंक मिल जाता है, जिसके बदौलत, जिसके सहायता से हम निदान करते हैं। अन्यथा में आप ये मान लीजिए, जब रोगी रोगग्रस्त आया हुआ है, तो उसकी तो उस रोगग्रस्त में होने के नाते, जिस रोग विशेष से वो ग्रस्त है, उस रोग विशेष में जो दोष विशेष उल्बण होगा, उसकी ऐसी नाड़ी उसमें चल रही होगी। तो ये हम थोड़ा बायस्ड हो गए, हम नहीं कह सकते कि हम उसकी प्रकृतिता, उसकी क्या दोषज प्रकृति है। तो बहुत अभी आपने शुरुआत की है, हम बड़े तन्मना होकर सुन भी रहे थे और अपने काम भी निपटा रहे थे। तो ये अभी कई सेशन ऐसे हैं जहाँ एक तरफ नाड़ी परीक्षण आप सिखाएंगे, सिखा ही रहे, सीख रहे बच्चे, दूसरी तरफ मतलब हम दोषों के अंशांश कल्पना करते हुए भी जो रोग निदान करेंगे, फिर हम निश्चित रूप से आयुर्वेदिक चिकित्सा करें। आप तो यहाँ पर मिक्सोपैथी के सभी लोग आए हुए हैं, होम्योपैथी से भी थे, आयुर्वेद के थे, एलोपैथी मिक्स कर रहे थे, वो अच्छी बातें अलग आ जाती हैं। क्योंकि जब संचयम च प्रकोपम च प्रश्न स्थान संशय में बात करेंगे, तो उस समय संचय हो चुका होगा, पता नहीं प्रकोप की अवस्था में रोगी आपके पास आ रहा है, किस अवस्था में आ रहा है, तो थोड़ा हमारा ज्ञान बायस्ड रह जाएगा। उस परिस्थिति में दोषित प्रकृति का जरूरी है। और इन सब के द्वारा जो डाटा कलेक्शन बन रहा है, हमारे आपके जरिए ये निवेदन है कि जितने भी हमारे चिकित्सक हैं, वो जो भी रोगी को आते हैं, उनके द्वारा जो रोगी डायग्नोस जाता है, उस रोगी विशेष की क्या उस समय परीक्षण काल में क्या दोषित प्रकृति वो लें। और जब डाटा बड़ा सा हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ा ये उसको फिल्टर करने के बाद वो एक आपके लिए बड़ा डॉक्यूमेंटेशन बनेगा। और इसके साथ ही साथ जब भी वो अगर कहीं कॉलेज में कहीं है, और जो उनके बच्चे इंटर्न में आते हैं या सेकेंड ईयर से क्लिनिकल ड्यूटी में आते हैं, तभी से उनको नाड़ी परीक्षण सिखा के वो लोग आपस में जैसे पल्स और BP नाप सकते हैं, वैसे नाड़ी भी स्थापित करें, नाम के डाले बड़ी बना ले, एक दूसरे की बनाए। तो आपको हमारे डॉक्टर चंद्रकांत गटियार जी मेरे मित्र हुआ करते हैं, उन्होंने भी एक बार स्कूल में आके कैसे बात रखी थी कि हम लोग सब लिख देते हैं, पूरी आयुर्वेद उसमें उतार देते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, लेकिन नाड़ी परीक्षण नहीं लिखते कि वर्तमान जब वो आया तो क्या है। तो वो भी अगर हम एक दिशा निर्देश देंगे उनको, तो नाड़ी परीक्षण स्वस्थ व्यक्तियों के क्रम में बच्चे सीखेंगे, तो आज बाद में जाके जब वो चिकित्सा के क्रम में उतरेंगे, तो शायद उनके लिए एक प्लस पॉइंट बन के आएगा। तो जो चिकित्सक उससे जुड़े हुए हैं, कॉलेजेस से जुड़े हुए हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज जुड़े हुए हैं, यदि उनको नहीं आता, कोई संकोच की बात नहीं, पहले वो सीखें, उसके बाद अपने छात्रों को सिखाएंगे, और अंततः फिर अपने चिकित्सक पे इस ज्ञान का जो अपना उपयोग कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारी जो आयुर्वेदिक चिकित्सा की जो गुणवत्ता है, वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम होती जाएगी। यही मेरा थोड़ा सा मिशन है। आप सब आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद है इस अच्छी मुहिम और पहल के लिए, और जिन्होंने हम सबको यह समय दिया हमारे विचार रखने के लिए, उनको कोटि प्रणाम है। नमस्कार, धन्यवाद।
आदरणीय डॉक्टर साहब, आपका नमस्कार। आपने हमें मार्गदर्शन दिया, उसके लिए भी आपका शुक्रिया। और हम अब यहाँ पर अपने सेशन की समाप्ति कर रहे हैं। सबको जय गुरुदेव।